और बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोग की? आज हम लोग कक्षा 6 की इतिहास की जो पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है हमारा अतीत, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। हमारा अतीत। अतीत का मतलब हुआ बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, और इस बीते हुए समय को जिस विषय के अंदर हम पढ़ते हैं उसका नाम है इतिहास। हिंदी में उसको बोलते हैं इतिहास और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है। इतिहास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये देखो, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। एक है इति, ह और आस, अर्थात वो घटना जो निश्चित रूप से घटी है, वो घटना जो निश्चित रूप से घटी है। और हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब है इंक्वायरी। और ये हमारा जो यहाँ पे है, हमारा का मतलब है हमारा भारत। हमारा का मतलब है हमारा भारत। और ये आज का भारत नहीं है, ये उस समय का भारत है जब पाकिस्तान भी भारत में था, जब अफगानिस्तान भी भारत में था, जब ईरान भी भारत में आया करता था, जब म्यांमार भी भारत में आया करता था। तो रुकोगे क्या? रुकता है? रुकना नहीं है, अच्छा। अब देखिए, ये हमारा पहला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी समाज में रहते हैं। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं यार। अभी जो पहला चैप्टर है अपना, इसमें इसका इंडेक्स नहीं आएगा। इंडेक्स सूची, सूची, विषय सूची नहीं। अच्छा, नहीं इसमें, अच्छा यही बताया गया है, ठीक है। अच्छा ठीक, इस विषय में ये जो पहला अध्याय है, इसमें अपनी जो विषय सूची है उसी को खंड खंड करके बताया गया है कि पहला अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, दूसरा अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। और ऐसे कुल हमारे इस पहले चैप्टर में 14 चैप्टर्स हैं, 14 अध्याय हैं। पहला अध्याय बताता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा अतीत। दूसरा बताएगा सोर्सेज के बारे में, स्रोत के बारे में, कि हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं। तीसरा और चौथा अध्याय जो है अपना, वो बताता है स्टोन एज के बारे में, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग पाषाण काल। अब ये जो पाषाण काल है ये 3 है। एक हम कहते हैं उसको पुरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, और एक हो गया आधुनिक पाषाण काल। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पाषाण काल मतलब एकदम शुरू से, एकदम ओरिजिन से, जब से मानव एग्जिस्टेंस में आया तब का इतिहास। वो इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। उस समय की जो वस्तुएं मिलती हैं, जो मानव उस समय जिसका उपयोग किया करते थे, उसके आधार पर हम इतिहास को, उस समय के काल को जानते हैं। इतिहास है क्या? इतिहास एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का स्टडी है। समयानुसार जो कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी घटना घटी है, उसी का अध्ययन है। काल क्रमानुसार जो कुछ भी घटनाएं हैं उसको जब हम व्यवस्थित ढंग से जिस विषय के अंदर में पढ़ते हैं उसी को कहते हैं इतिहास।
तो तीसरा चौथा काल इसी पाषाण काल पे केंद्रित होगा, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी काल में मनुष्य आग के बारे में सीखा। इसी काल में मनुष्य आग के बारे में सीखा। आग के बारे में सीखते ही वो 2-3 चीज़ों के बारे में जान गया। 2-3 चीज़ें उसके फायदे की हो गई। पहला, खुद को जंगली जानवरों से वो बचाने लगा आग के निर्माण होने से। इससे उसका सर्वाइवल जो है सो मजबूत हुआ। दूसरा, पका के चीज़ें खाने लगा तो उसकी जो मानसिक सोच है वो विकसित हुई। तो आग से फिर क्या हो गया, अब चूंकि उनका सर्वाइवल होने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य बचने लगे तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर उसके बाद ही पाषाण काल में मनुष्य पहिए का आविष्कार सीखा। किसका? व्हील का, पहिए का। अब व्हील का आविष्कार सीखा तो एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया, पॉटरी बनाने लगा। तो ये सब कुछ हम पाषाण काल में सीखेंगे, पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद आता है चौथा अध्याय। अरे यार, चौथा अध्याय में कहता है कि संगठित समाज की जीवन शैली को समझेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात में भी प्रगति आ गई थी। यातायात में प्रगति आ जाएगी, पहिया सीख लिया बनाना। पशुपालन, खेती सीख गया है, अब खेती सीखेगा तो ट्रेड होने लगेगा, व्यापार होने लगेगा। फिर उसके बाद जैसे ही ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू करेगा, तब नगरों का निर्माण शुरू होगा। और 5वीं सभ्यता में ही हम अपने भारतवर्ष में सबसे पहले देखेंगे नगरों का निर्माण और नगरों के विकास को। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था, और उस सभ्यता को हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में हड़प्पा, लोथल, ये सब जगह है जहाँ पर हमको प्रथम नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिलते हैं। और नगर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि आज के नगरों से भी ज़्यादा व्यवस्थित नगर थे उस समय के। उसके बाद आता है तुमको छठा अध्याय। छठा अध्याय में हम, ये काहे होता है वो, हाँ नहीं, बार बार कोई दूसरा आ जाता है। छठा अध्याय वैदिक काल है। छठा अध्याय वैदिक काल है, जब ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई। अब कैसे ख़त्म हुई इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। कुछ कहते हैं कि बाढ़ से हुई, कुछ कहते हैं कि सूखा आ गया, नदी सूख गई, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, जिसके कारण ये सभ्यता जो है ख़त्म हुई। तो फिर शुरू हुआ वैदिक काल। वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यथर्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें वैदिक काल जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी। इस ग्रामीण सभ्यता के बाद फिर से आया लगभग 500 ईसा पूर्व में महाजनपद काल। उसके बारे में हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। इसी में फिर 2 बौद्ध और जैन धर्म, इसी समय में महाजनपद काल में ही जब वापस से ये सेकंड फिर से नगरी सभ्यता वापस से उसका प्रादुर्भाव हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद दूसरी नगरी सभ्यता आई। इसमें फिर इसी समय में बौद्ध और जैन धर्म है। बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आए, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय के बाद फिर ये पुस्तक बता रहा है अध्याय 9। अध्याय 9 में लगभग 4700 साल पहले, यानी कि 2700 ईसा पूर्व में जो हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी, कहाँ पे? नदी के किनारे हुई थी। और ठीक 2500 साल पहले, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे, एक बड़ा साम्राज्य गंगा और सोन नदी के किनारे बना, मगध साम्राज्य। मगध कौन? हमारा आज का बिहार।
और इसकी राजधानी थी यही पटना, पाटलिपुत्र, जिसमें कई बड़े बड़े राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सम्राट अशोक हुए। सम्राट अशोक बहुत मशहूर हैं अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए। शुरुआत वो युद्ध से किए थे। आगे हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। 10वां अध्याय फिर बताता है मौर्य काल का पतन। लगभग 125 ईसा पूर्व में मौर्य काल का पतन हो गया। और जब पतन हुआ तो क्या हुआ, एक तरीके से मौर्य साम्राज्य तो काफ़ी बड़ा था। उधर अफगानिस्तान से शुरू होता था, म्यांमार तक जाता था, और नीचे में लगभग गोदावरी के भी नीचे तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन मौर्य साम्राज्य जब के अशोक के बाद जब उतने काबिल राजा नहीं हुए, तो फिर क्या हुआ कि इनका एक मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। वो उस समय के जो राजा थे उनकी हत्या करके वो एक अपना ही राज्य बना दिया, जिसका जो कि शुंग वंश का वहाँ पे फिर स्थापना हुआ। और उस समय तुम देखोगे कि पूरा भारत में है क्या हो गया है, एक तरीके से छोटे छोटे कई राज्य फिर आ गए। यहाँ पे तुमको शुंग आ गए, यहाँ पे तुमको सतवाहन आ गए, इधर शक आ गए, ठीक है। यहाँ दक्षिण में भी 2-3 राज्य आ गए, मतलब छोटे छोटे राज्य आ गए। और फिर इसी समय क्या हुआ कि विदेशी भी कई आने लगे, विदेशी थोड़ा बहुत आक्रमण भी ये सब होने लगा। इसी समय कुषाण आए, कुषाण में आगे चल करके बहुत बड़े राजा हुए कनिष्क, जिनका कि जो रेशम वाला जो रास्ता था जो चाइना से होकर के मध्य एशिया तक जाता था, उस पर उनका पूरा नियंत्रण था। और फिर हम देखेंगे आगे 11वें अध्याय में इसमें भी हम फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्यन एम्पायर के जो बाद की घटना है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है अपना 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास में मौर्य साम्राज्य के बाद फिर से एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा हुआ, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता साम्राज्य उसका भी फिर एक बड़े भूखंड पे उसका हम राज्य देखेंगे। उसमें कई बड़े बड़े राजा हुए, चंद्रगुप्त हुए, समुद्रगुप्त हुए। उसके बाद फिर अंतिम बड़े राजा हुए हर्षवर्धन। और लगभग 750 ईस्वी तक आते आते प्राचीन काल अपना खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ बच्चों हम पहला चैप्टर लगभग देख चुके हैं। आगे हम फिर दूसरे चैप्टर में को अच्छे से और पढ़ेंगे, जो कि है कब, क्यों और क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पता नहीं बंद कर।